Hi, good morning everyone. Today we are discuss about the elimination topic. ठीक है, ये आपका फंडामेंटल का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एलिमिनेशन का मतलब होता है बॉडी से किसी चीज़ का बाहर निकलना। एलिमिनेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को बाहर निकालना, वो होता है एलिमिनेशन। एलिमिनेट मतलब निकालना किसी चीज़ को बॉडी से। ठीक है, अब एलिमिनेशन की डेफिनेशन क्या होती है? द एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बावल और ब्लैडर इज एन एसेंशियल बॉडी फंक्शन। मतलब एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट मतलब बॉडी से वेस्ट को, कचरे को बाहर निकलना। बाउल एंड ब्लैडर से इंटेस्टाइन और ब्लैडर, जो यूरिनरी ब्लैडर होता है जिसमें यूरिन कलेक्ट होता है, उससे बाहर निकालना, वो क्या है? बॉडी का एसेंशियल फंक्शन है। मतलब वेस्ट को बाहर निकालना बॉडी से, वो क्या है? बॉडी का एसेंशियल, जरूरी, महत्वपूर्ण क्या है? फंक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट है द मेजर नर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू असेस द बाउल एंड ब्लैडर एलिमिनेशन इंक्लूडिंग। मतलब जो मेजर नर्सेज जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी क्या होती है नर्सेज की? असेस करना बाउल और ब्लैडर की एलिमिनेशन। ठीक है, इंक्लूडिंग प्रमोटिंग नॉर्मल बाउल एंड ब्लैडर हेल्थ एंड मैनेजमेंट ऑफ अल्टर्ड बाउल एंड ब्लैडर एंड फंक्शन। मतलब कि नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? असेस करना बाउल एंड ब्लैडर का एलिमिनेशन, जो वेस्ट निकल रहा है उसकी कंडीशन कैसी है। ठीक है, और जो उसका फंक्शन है वो नॉर्मल हो या नहीं हो रहा है, अगर कोई अल्टर्ड हो रहा है क्या फंक्शन। ठीक है, बाउल एंड ब्लैडर का कोई फंक्शन है, वर्क नहीं कर रहा प्रॉपर, तो नर्स क्या करती है? असेस करती है और फाइंड आउट करती है क्या रीजन है इसके पीछे, और मैनेजमेंट करती है कॉज का, और वापस नॉर्मल फंक्शन को मेंटेन करती है। ये होता है एलिमिनेशन। ठीक है, अब देखो टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं, की टर्म्स अपन फर्स्ट पढ़ते हैं। एंटी डायरियल मतलब जो डायरिया के अगेंस्ट पे देते हैं उसको बोलते हैं एंटी डायरियल। ठीक है, एंटी डायरियल एजेंट आर medication that act directly on the intestine to slow the bowel motility or to absorb excess fluid in the bowel। मतलब एंटी डायरियल एजेंट क्या होते हैं? ये एक ऐसी मेडिकेशन होती है जो डायरेक्ट एक्शन किस पे करती है? बाउल के ऊपर, जो इंटेस्टाइन होती है। ठीक है, छोटी आंत बड़ी आंत बोलते थे हिंदी के अंदर जिसको। ठीक है, जो इंटेस्टाइन होती है उसके जो फंक्शन होता है, बाउल की मोटिलिटी जो फंक्शन होता है उसको स्लो करेगी, एंड अब जो एक्सेस फ्लूड होगा वहां पे उसको अब्जॉर्ब कर लेगी, जो एंटी डायरियल मेडिकेशन होती है। ठीक है, जिससे क्या होगा? डायरिया कंडीशन रिड्यूस होगी, डायरिया कंडीशन कम होगी। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं एनोरिया। एनोरिया का मतलब क्या था? एनोरिया इज द फॉर्मेशन एंड एक्सक्रीशन ऑफ लेस देन 100 ml ऑफ यूरिन इन 24 आवर। मतलब एनोरिया का मतलब क्या होता है? जो यूरिन का फॉर्मेशन है वो 100 ml से कम होता है 24 आवर, 24 घंटे के अंदर। अगर 100 ml से कम यूरिन पास आउट हो, उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? एनोरिया। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन इज द इनफ्रीक्वेंट एंड पेनफुल पासेज ऑफ हार्ड एंड ड्राई स्टूल। मतलब कॉन्स्टिपेशन क्या होता है? इनफ्रीक्वेंट, पेनफुल, ठीक है, पासेज होना, हार्ड एंड ड्राई। जो स्टूल होता है वो हार्ड हो जाता है, स्टिकी हो जाता है, एंड ड्राई हो जाता है, सूख जाता है, जिसकी वजह से वो पास आउट होना, पेनफुल होता है, उसको बोलते हैं अपन कॉन्स्टिपेशन। नेक्स्ट आता है डेफिकेशन। डेफिकेशन क्या होता है? डेफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच द सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन नाउन एज द फिसेज और स्टूल आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द बाउल। मतलब डेफिकेशन में क्या होता है? ये एक प्रोसेस होती है, एक स्टेप होता है जिसके द्वारा जो वाटर वेस्ट प्रोडक्ट है, सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट है। ठीक है, तो स्टूल है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, और वो जो किसको डाइजेशन का एंड प्रोडक्ट होता है, और जिसको बोलते हैं फिसेज और स्टूल बोलते हैं, वो क्या होता है? एलिमेंट्री ट्रैक से बाउल के थ्रू बाहर निकलता है, उसको बोलते हैं अपन डेफिकेशन। नेक्स्ट आता है डायरिया। डायरिया इज ए स्टेट इन विच ए पर्सन एक्सप्रेशन चेंज इन नॉर्मल बाउल हैबिट कैरेक्टराइज्ड बाय वाटरिंग सबस्टांस। मतलब कि डायरिया क्या होता है? एक कंडीशन अराइज होती है जिसके अंदर क्या होता है कि जो पर्सन का एक्सप्रेशन है वो चेंज हो जाता है नॉर्मल से। जो बाउल की जो हैबिट है वो अब नॉर्मल, जिसकी वजह से बार बार स्टूल पास आउट होता है, और जो वाटरी फॉर्म होता है उसको अपन बोलते हैं डायरिया। नेक्स्ट आता है डायसूरिया। डायसूरिया इज द डिफिकल्टी इन वॉइडिंग, इट मे और मे नॉट बी एसोसिएटेड विथ पेन, द फीलिंग ऑफ वार्म लोकल इरिटेशन अकरिंग ड्यूरिंग वॉइडिंग इज कॉल्ड बर्निंग। मतलब डायसूरिया क्या होता है? ये एक डिफिकल्टी होती है यूरिन पास आउट करने में, जो मे बी फीलिंग ऑफ वार्म, गर्म फील होता है, और पेनफुल होती है, और लोकल इरिटेशन, जो स्किन होती है यूरेटर स्पिंड, उसके अंदर इरिटेशन होता है, जो ड्यूरिंग वॉइडिंग इस कार्ड, जिसको अपन बोलते हैं बर्निंग मिक्सचुरेशन। मतलब एक जलन टाइप सेंसेशन होता है जिसको अपन बोलते हैं बर्निंग मिक्सचुरेशन। ये होता है डायसूरिया। नेक्स्ट आता है एनिमा। एन एनिमा इज द क्लीनिंग ऑफ ए पर्सन ऑफ द लार्ज बाउल बाय इंसर्शन ऑफ फ्लूइड रेक्टली। मतलब एनिमा क्या होता है कि रेक्टली अपन एक फ्लूइड इंसर्ट करते हैं, जो क्या करता है? बाउल, लार्ज बाउल को क्या है? क्लीनिंग का काम करता है।
ठीक है, उसको बोलते हैं अपन एनिमा। नेक्स्ट आता है इनकॉन्टिनेंस। इनकॉन्टिनेंस इज द एबिलिटी टू कंट्रोल द स्पिंटर विच गार्ड द ब्लैडर। इनकॉन्टिनेंस क्या होता है कि इनेबिलिटी हो जाती है, जो स्पिंटर होते हैं वो अपने आप खुलते हैं अपने आप बंद होते हैं, मतलब अपना खुद का वॉलेंट्री कंट्रोल नहीं होता, इनवॉलेंट्री, जिसकी वजह से अगर बीच में यूरिन पास और अपनी जो कंट्रोल नहीं रह पाता है, जो अर्ज होती है वो होती रहती है और बिना अपने कंट्रोल में रहता है यूरिन पास आउट, अपने आप यूरिन पास आउट होने लगता है। जैसे अपन ओल्ड एज में देखते हैं ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन, मतलब ओल्ड एज के जो पर्सन होते हैं उनके अंदर धीरे धीरे यूरिन पास आउट अपने आप होने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेलेना। मेलेना क्या होता है? मेलेना रेफर टू स्टूल दैट आर वेरी डार्क और ब्लैक बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ। मेलेना में क्या होता है? मेलेना को अपन बोलते हैं कि स्टूल के अंदर स्टूल का कलर डार्क और ब्लैक हो जाता है क्योंकि इसके अंदर ब्लड प्रेजेंस होता है। अगर स्टूल के अंदर ब्लैक डार्क कलर और ब्लड प्रेजेंस हो उसको अपन बोलते हैं मेलेना। ठीक है, नेक्स्ट आता है मिक्सचुरेशन वॉइडिंग यूरिनेशन। इट इज द प्रोसेस ऑफ एम्प्टी द यूरिनरी ब्लैडर। मतलब मिक्सचुरेशन वॉइडिंग और यूरिनेशन क्या एक प्रोसेस है, एक स्टेप है जिसके द्वारा प्रक्रिया जो यूरिन का एम्प्टी होता है, यूरिनरी ब्लैडर खाली होता है, उसकी प्रोसेस को अपन मिक्सचुरेशन कहते हैं, वॉइडिंग कहते हैं और यूरिनेशन बोलते हैं। फिर आता है नोक्चूरिया। वॉइडिंग ड्यूरिंग नॉर्मल स्लीपिंग, और जब यूरिन पास आउट, ज्यादा यूरिन पास आउट की अर्ज होती है जब आप नाइट के टाइम में जब सोते हो उस टाइम, उसको बोलते हैं नोक्चूरिया कंडीशन। फिर आता है ओलिगोयूरिया। ओलिगोयूरिया इज द फॉर्मेशन एंड एक्सक्रीशन ऑफ डिक्रीज अमाउंट ऑफ यूरिन एंड यूरिन आउटपुट लेस देन 500 ml इन 24 आवर। ओलिगोयूरिया क्या होता है कि फॉर्मेशन एंड एक्सक्रीशन, जो फॉर्मेशन होता है, जो यूरिन बाहर निकलता है बॉडी से, उसका जो अमाउंट है वो डाउन आ जाता है और अमाउंट है वो लेस देन 500, 500 ml से कम 24 आवर में अगर यूरिन पास आउट करता है कोई इंसान तो उसको अपन ओलिगोयूरिया टाइम के अंदर डिफाइन करते हैं। फर्स्ट अपन देखते हैं कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन अकर व्हेन स्टूल मूव टू द लार्ज इंटेस्टाइन। कॉन्स्टिपेशन कब अकर होता है? जब जो स्टूल है वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर मूव हो जाता है, टू स्लोली मूव होता है, रिमेन इन द लार्ज इंटेस्टाइन फॉर ए, मतलब कि जो कॉन्स्टिपेशन किसे बोलते हैं कि जो स्टूल है वो स्लोली पास आउट होता है लार्ज इंटेस्टाइन में और लंबे समय तक लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंस रहता है, उसको अपन बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन का जैसे अपन बोलते हैं कब्ज बोलते हैं, उसको कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन में रेफर टू द नॉर्मल डेफिकेशन पैटर्न एंड इन्वॉल्व चेंज इन स्टूल करेक्टर एंड ड्राई देन यूजुअल एंड चेंज इन डेफिकेशन लेस देन यूजुअल। मतलब कॉन्स्टिपेशन को रेफर कर सकते हैं कि नॉर्मल डेफिकेशन पैटर्न होता है एंड इन्वॉल्व चेंज इन जो स्टूल की जो करेक्टरिस्टिक है ड्राई फॉर्म उनमें चेंज होता है एंड चेंज इन डेफिकेशन लेस देन, जो अपन जितना स्टूल पास आउट होते हैं उससे कम पास आउट होता है उसको अपन बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन। मतलब क्वांटिटी है, अमाउंट है, करेक्टरिस्टिक है, उनमें चेंज होना स्टूल का, वो क्या कहलाता है? कॉन्स्टिपेशन। अब देखो कोजेज क्या होते हैं, किस कारण से कॉन्स्टिपेशन अराइज होता है? इनएडिक्वेट, इरेगुलर एंड रेजिस्टेंट डाइट, insufficient fluid intake, insufficient intake of roughage diet so that there is little residue available for to form of the bulk of the fecal matter। मतलब inadequate, irregular, irregular, inadequate diet ले रहे हैं अपन, insufficient fluid ले रहे हैं, proper मात्रा में fluid पानी intake नहीं कर रहे हैं and so that there is little residue available for bulk of fecal matter है, वो bulk of fecal matter होता है वो hard हो जाता है जिससे क्या होता है? constipation occur होता है। फिर आता है लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड प्रोलॉन्ग रेट। मतलब लैक ऑफ एक्सरसाइज नहीं करना, प्रॉपर प्रोलॉन्ग रेस्ट, लंबे समय तक रेस्ट करना। फिर है इमोशनल अपसेट, मतलब इमोशनल मानसिक तनाव में रहना, नर्वस, टेंशन, एंगर, ये क्या करते हैं? कॉन्स्टिपेशन अराइज करते हैं। फिर आता है अननेचुरल पोजीशन फॉर, मतलब आप ऐसी जगह डेफिकेट कर रहे हो, मतलब कभी कभी होता है ना कि एक इंसान हर जगह स्टूल पास और जैसे होम चेंज होना, अगर किसी दूसरे घर में जा रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से स्टूल पास आउट नहीं कर पाता, वो क्या होता है? एक माइंड की सर्टिफिकेशन कंडीशन अराइज नहीं होती जिसकी वजह से वो कॉन्स्टिपेशन अराइज होता है। नेक्स्ट है सर्जरी इन्वॉल्विंग द इंटेस्टाइन एंड रेक्टम माल फॉर्मेशन। कोई सर्जरी की है इंटेस्टाइन और रेक्टम की जिससे माल फॉर्मेशन हो गया है, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया कोलोन का, हेमरोइड है और कोई लीजन है। ठीक है, एंड अदर सिचुएशन सच ए लैक ऑफ प्राइवेसी। अगर आपको प्राइवेसी नहीं मिल रही है प्रॉपर स्टूल पास आउट के टाइम तब भी कॉन्स्टिपेशन अराइज होता है। चेंज ऑफ प्लेस, जगह का बदलना। ठीक है, नेक्स्ट है यूज ऑफ सर्टेन ड्रग्स, सेडेटिव ड्रग को सेडेटिव ड्रग्स ले रहे हैं जिससे क्या होता है? स्पिंडर वगैरह रिलैक्स हो जाते हैं तो प्रॉपर स्टूल पास आउट नहीं हो पाता।
नेक्स्ट है स्लोअर मोर्टेलिटी ऑफ द जीआईटी एसोसिएट विद एज, मतलब जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे जीआईटी का जो फंक्शन है वो स्लो होने जाते हैं, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन कंडीशन अराइज होती है। एम्ब्रेसमेंट अबाउट यूजिंग ए बेड बाथ, मतलब एक बेड बाथ एम्ब्रेस होना ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है एक शर्म फील करना, उस कंडीशन में भी कॉन्स्टिपेशन होता है। नेक्स्ट है प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन हेल्थ टीचिंग, मतलब कि कैसे अपन कॉन्स्टिपेशन का मैनेजमेंट एंड बचाव कर सकते हैं, हेल्थ टीचिंग देखें। अब देखो, एनी पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन मस्ट अंडरस्टैंड द फिजियोलॉजी ऑफ डेफिकेशन, मतलब जो भी पर्सन है वो सफर कर रहा है, मतलब उसको कॉन्स्टिपेशन रहता है हर टाइम, उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए तो अपनी बॉडी के जो फंक्शन है कि फिजियोलॉजी डेफिकेशन कैसे होता है, मतलब स्टूल पास आउट कैसे होता है, उस फंक्शन को समझना चाहिए। एंड द फैक्टर अफेक्टिंग डेफिकेशन, मतलब जो पर्सन सफरिंग हो रहा है, इस लाइन का मतलब यही है कि जो पर्सन सफर हो रहा है कॉन्स्टिपेशन को, उसको समझाना चाहिए कि डेफिकेशन की फिजियोलॉजी क्या होती है और इसमें कौन सी फैक्टर है जो कॉन्स्टिपेशन को अराइज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एडिक्वेट इंटेक ऑफ डाइट, मतलब एडिक्वेट डाइट लेनी चाहिए। इफ द डाइटरी इंटेक इज टू लिटिल इट में स्टिमुलेट द पेरिस्टालसिस, अगर आप डाइट ले रहे हो वो क्या है, लिटिल है, कम है, तो आपकी जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट है वो स्टिमुलेट नहीं होंगे, मतलब एक्टिव नहीं होंगे। ठीक है, एडुकेट इंटेक ऑफ रफेज इन डाइट फूड कंटेनिंग हाई फाइबर है। ठीक है, रफेज डाइट में क्या होता है, हाई फाइबर होता है, शुड बी इंक्लूड सच एज रा और कुक्ड फूड, वेजिटेबल होते हैं, कुक्ड फ्रूट्स है, वोल ग्रेन है, सीड्स है। इट इज क्वालिटी एंड क्वांटिटी इन ब्रेकफास्ट इज मोर इम्पल्स टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, मतलब आप फाइबर ले रहे हो, वेजिटेबल है, फ्रूट है, ये वगैरह खा रहे हो, इनसे क्या होगा, जो मोर इन एडुकेट डाइट मिलेगी, जिससे क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन प्रिवेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है एस्टैब्लिशिंग ए हैबिट पैटर्न, कि एक हैबिट पैटर्न बनाना। यूजुअली द डेफिकेशन reflex is found immediately after a full breakfast, so the person should find to the sit on the toilet immediately after the breakfast। अब देखो establishing a habit pattern में क्या होता है, usually the defecation reflex is found immediately, यूजुअली ज्यादातर क्या होता है, डेफिकेशन पैटर्न कब फाउंड होता है, जब आप एक फुल डाइट लेते हो, पूरी तरह से अच्छा ब्रेकफास्ट ले रहे हो पेट भर के, जिससे क्या होता है अचानक आपको पेरिस्टालसिस मूवमेंट हो गए, उस टाइम क्या करना है, ब्रेकफास्ट के बाद पेशेंट सिट होना है, टॉयलेट के अंदर जाना है, वो क्या होता है, एस्टैब्लिश हैबिट पैटर्न होता है। फिर आता है रिलैक्सेशन, हैव एन एनवायरनमेंट कंडुसिव टू रिलैक्सेशन बिकॉज ऑफ टेंशन एंगर फियर वेरी इंटरफेयर विद द डेफिकेशन रिफ्लेक्स, मतलब रिलैक्स हो गए आपको, अगर तो स्टूल पास आउट हो रहे तो आपको क्या करना है, रिलैक्स कंडीशन में होना है। ठीक है, वेस्ट का एलिमेंट का रिलैक्स टेंशन वगैरह रिमूव करना है, जिससे क्या होगा, अच्छी तरह से स्टूल पास आउट डेफिकेशन प्रोसेस अकर होगी। नेक्स्ट है पोस्चर, ए स्क्वाटिंग इज मोस्ट इफेक्टिव पोस्चर ड्यूरिंग डिफिकेशन बिकॉज ऑफ द इंडिविजुअल कैन इंक्रीज द इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर नेसेसरी फॉर द एक्सप्लेनिंग द फिकस। ठीक है, मतलब कि आपको कौन सी पोजीशन लेनी है, स्क्वाटिंग पोजीशन, जिससे क्या होगा, जो आपका एब्डोमिनल एरिया है वो आपके थाई पोर्शन से टच होगा, जिससे क्या होगा, एब्डोमिनल प्रेशर पड़ेगा, फोर्स लगेगा, दाब लगेगा, जिसकी वजह से स्टूल पास आउट वो जितने जो स्टूल मटेरियल अच्छी तरह पास आउट होगा, बॉडी से बाहर एलिमिनेट होगा। तो इसलिए स्क्वाटिंग पोजीशन है, वो पोस्चर है, वो मेंटेन करना चाहिए वाइल टॉयलेटिंग। नेक्स्ट है अनलेस कॉन्ट्रा इंडिकेटिंग ए सिटिंग पोजीशन विद द फिट फ्लैट ऑफ द फ्लोर शुड बी यूज फॉर द ऑल पर्सन, अगर अनलेस सिटिंग पोजीशन है वो फिट फ्लैट है, ठीक है, फ्लोर के ऊपर कॉन्ट्रा इंडिकेटिंग होती है किसी को सिटिंग पोजीशन, तो क्या करना, फ्लैट कर लेने से पैरों को, और फॉर ऑल पर्सन। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सरसाइज, एनी एक्टिविटी दैट इंप्रूव द मसल टोन एंड पेरिनियल मसल शुड बी इंक्रीज, मतलब एक्सरसाइज ऐसी कोई एक्टिविटी जो क्या कर रही है, पेरिनियल और मसल टोन को इंप्रूव कर रही है, ठीक है, वो क्या करती है, डिफिकेशन में हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट है प्राइवेसी, ऑल पर्सन नीड प्राइवेसी फॉर द डेफिकेशन, सारे जितने भी इंसान उनको डिफिकेशन के लिए क्या प्राइवेसी, गोपनीयता चाहिए, खुले के अंदर नहीं कर सकते कोई इंसान डेफिकेशन। ठीक है, लिविंग द क्लाइंट अलोंग एंड इम्प्रूविंग प्राइवेसी विद सर्टेनिटी, मतलब लिविंग द क्लाइंट अलोन एंड इम्प्रूविंग प्राइवेसी सर्टेन, मतलब पर्दा लगा के। नेक्स्ट है हेल्प हिम टू बाउल मूवमेंट, हेल्प करनी चाहिए उसके बाउल मूवमेंट को इंप्रूव करने के अंदर। नेक्स्ट है एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फ्लूइड इनटेक, नॉर्मली एन इंडिविजुअल शुड इनटेक
2000 to 3000 ऑफ फ्लूइड इन 24 आवर। मतलब सामान्यतः एक इंसान को 2000 से 3000 ml फ्लूइड है वो इनटेक करना चाहिए 24 आवर के अंदर, ठीक है। यूज ऑफ लेक्सेटिव सपोजिटरी एंड एनिमा, मतलब अब लेक्सेटिव है, सपोजिटरी है एंड एनिमा, ये क्या होता है, स्टूल कॉन्स्टिपेशन के लिए मेडिकेशन होती है, तो कॉन्स्टिपेशन के लिए यूज में आती है। नेक्स्ट है एज फॉर एज पॉसिबल देयर शुड बी अवॉइडेड बिकॉज दे आर हैबिट फॉर्मिंग। एज फॉर पॉसिबल शुड बी अवॉइडेड, ये एनिमा है, लेक्सेटिव, ये क्या अवॉइड, जहाँ पे जब हैबिट फॉर्मेशन हो जाए, प्रॉपर हैबिट फॉर्मेशन हो जाए कि आपका कॉन्स्टिपेशन रिलैक्स हो गया, तब आपको क्या करना चाहिए, इन सपोजिटरी को अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट है व्हेन ऑन द अदर प्रिवेंशन मेजर फॉलोइंग ऑफ दिस मेथड में बी यूज हेयर कंटिन्यू मस्ट बी डिस्करेज्ड। मतलब व्हेन ऑन द अदर प्रिवेंशन मेथड, अगर कोई अदर जैसे अपन ने पोजीशन वगैरह दी, हैबिट पैटर्न, ये क्या फॉल हो रहे हैं, काम नहीं करे, तब आपको क्या मेडिकेशन प्रोवाइड करनी है। फर्स्ट सेकंड लास्ट फिर अपन देखते हैं डायरिया। डायरिया इज ए मैनिफेस्टेड बाय फ्रीक्वेंट इवाक्यूएशन ऑफ वाटरी स्टूल। मतलब डायरिया किसे बोलते हैं, एक फ्रीक्वेंट इवाक्यूएशन होता है, वाटरी टाइप का स्टूल निकलता है, उसको अपन डायरिया करते हैं। मतलब बार बार दिन में 6 से 10 टाइम अगर यूरिन जो स्टूल पास आउट होता है वाटरी फॉर्म में, उसको अपन किसका टर्म में डिफाइन करते हैं, वो डायरिया, ठीक है। कि मतलब 8 से या 6 से 10 टाइम अगर वाटरी डायरिया स्टूल पास आउट हो रहा है वाटरी फॉर्म के अंदर, उसको अपन डायरिया के अंदर काउंट करते हैं। नेक्स्ट है ड्यू टू इंक्रीज जीआई मोटिलिटी देयर इज रैपिड पासेज ऑफ फीकल कंटेंट थ्रू द लोअर जीआईटी। मतलब ड्यू टू इंक्रीज जीआई मोटिलिटी, मतलब जो जीआईटी फंक्शन है वो ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या रैपिड पासेज होता है फीकल कंटेंट का थ्रू द लोअर जीआईटी। मतलब लोअर जीआईटी पार्ट है, वहां से रैपिड पासेज होगा फीकल मैटर का। दीज रिड्यूस द टाइम अवेलेबल फॉर द लार्ज इंटेस्टाइन टू अब्सॉर्ब द वाटर इलेक्ट्रोलाइट। ये क्या करेंगे अब ज्यादा जीआई मोटिलिटी ज्यादा है, फंक्शन ज्यादा, प्रोसेस इन हाइपर एक्टिविटी हो रही है, जिससे क्या होगा कि लार्ज इंटेस्टाइन के जो टाइम है स्टूल का रुकने का, ठीक है, परजेंस होने का, वो कम हो जाएगा और रीअब्जॉर्प्शन और वाटर इलेक्ट्रोलाइट कम हो जाएंगे, अब्जॉर्ब कम हो गए और सीधा स्टूल है वो पास आउट हो जाएगा। इसको बोलते हैं अपन डायरिया। इट इज द कंसिस्टेंसी ऑफ स्टूल लेस फॉर्म, मतलब जो स्टूल की कंसिस्टेंसी होती है, जो घनत्व होता है वो क्या होता है, कम होता है। एंड मोर वाटरी, ज्यादा पानी होता है। लेस फॉर्म मतलब इलेक्ट्रोलाइट कम होता है, ज्यादा पानी होता है, ठीक है। दैट इज मोर डिफिकल्ट एंड ऑफ डायरिया, ठीक है। डायरिया दैट इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफिकेशन, मतलब इससे क्या होता है कि जो डिफिकल्टी होती है, डायरिया दैट इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ डेफिकेशन की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं। डायरिया का सीधा मतलब है कि डेफिकेशन की प्रोसेस ऐसे नॉर्मल अपन 1 से 2 टाइम दिन में अंदर टॉयलेटिंग करते हैं, बट डायरिया कंडीशन में क्या है 6 से 8 टाइम अगर टॉयलेट कंडीशन अराइज होगी और फ्रीक्वेंट वाटरी फॉर्म के अंदर स्टूल पास आउट होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कॉज ऑफ डायरिया, कि डायरिया का कॉज क्या है। इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, एंट्राइटिस, जो इंटेस्टाइन के अंदर इन्फेक्शन होता है उसको बोलते हैं एंट्राइटिस, ठीक है। डायरिया इज कॉज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म और द टॉक्सिन। डायरिया किसके द्वारा कॉज होता है, ऑर्गेनिज्म ऑफ द टॉक्सिन, मतलब या तो कोई ऑर्गेनिज्म होगा या कोई उसका टॉक्सिक होगा, ठीक है, उसके द्वारा। जैसे एग्जांपल साल्मोनेलोसिस है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है एंड फूड पॉइजनिंग। इससे क्या एक तीनों कंडीशन क्या अराइज करती है, इंटेस्टाइन इन्फेक्शन, जिसकी वजह से डायरिया अक्कर होता है। फिर आता है नर्वस टेंशन, दिस टाइप ऑफ इमोशनल और साइकोजेनिक डायरिया रिजल्ट फ्रॉम एक्सेसिव स्टिमुलेशन ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम विच इंक्रीज बोथ मोबिलिटी एंड सिक्रेशन ऑफ द कोलिन। मतलब अगर आपको कोई टेंशन है, नर्वस सिस्टम अगर जिसमें आपका ब्रेन अफेक्ट हो रहा है, इमोशनल साइकोजेनिक मानसिक कोई डायरिया रिजल्ट करता है, एक्सेसिव स्टिमुलेशन होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व स्टिमुलेशन है, जिसकी वजह से क्या होता है मोटिलिटी और सिक्रेशन होता है कोलिन का, जे मोटिलिटी और कोलोन का सिक्रेशन बढ़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा स्टूल है वो ज्यादा अमाउंट में पास आउट होगा और वाटरी फोर के अंदर होगा, जिसको बोलते हैं डायरिया। फिर रहता है डाइटरी इंडिसरेशन, मतलब इंडिसरेशन का मतलब क्या होता है, इंडिविजुअल वेरी इन देयर टॉलरेंस टू सम फूड एंड फ्लूड, मतलब इंडिविजुअल का सबका अलग अलग होता है। कुछ इंसान है सेम फूड को टॉलरेट कर पाते हैं, कुछ टॉलरेट नहीं कर पाते, ठीक है, सबका अलग अलग रवैया होता है फूड के प्रति, ठीक है। सम पीपुल में हैव एलर्जी टू सर्टेन फूड एंड रिस्पॉन्ड टू द डायरिया टू द एलर्जन, मतलब कि इंडिविजुअल है वो वेरी होते हैं, ठीक है, अलग अलग डिफरेंस तरीका होता है। किसी इंसान को किसी खाने से एलर्जी नहीं होती बट किसी इंसान को होती है। अब
कोई मान लो कुछ पीपल को एलर्जी है खाने से, वो अगर उन्होंने खाना खा लिया तो वो क्या कॉज करेगा, डायरिया कंडीशन को कॉज करेगा। फिर है मेडिकेशन, सम मेडिकेशन आर रेजिस्टेंट टू द जीआईटी, कुछ ऐसी मेडिकेशन जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर, इरिटेंट होती है, सॉरी इरिटेंट टू जीआईटी मतलब जो इरिटेट करती है म्यूकोजा मसल म्यूकोजल मेम्ब्रेन को इरिटेट करती है, चोट पहुंचाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, कॉज करता है डायरिया एंड साइड इफेक्ट। मतलब कुछ ऐसी मेडिकेशन जो जीआईटी को इरिटेंट होती है, जो उसको नुकसान जो कॉज करता है डायरिया को, जैसे एंटीबायोटिक है, आयरन प्रिपरेशन है, ठीक है, ये क्या होती है, जीआईटी को इरिटेट करती है। फिर है एब्यूज ऑफ कैथेरेटिक्स, excessive irritative of the colon from overdose of catharatics lead to the diarrhea। मतलब एक्सेसिव इरिटेंट क्या होता है कोलोन का, फ्रॉम ओवरडोज ऑफ कैथेरेटिक्स, कोई एब्यूजिव सब्सटेंस है, हीरोइन वगैरह, ठीक है, अफीम गांजा, ये क्या करते हैं, कोलोन को एक्सेसिव इरिटेट करते हैं, जिसकी वजह से डायरिया कंडीशन अराइज होती है। फिर अपन पढ़ते हैं मैकेनिकल कॉज, इनकम्प्लीट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ बाउल मे बी कॉज बाय स्टेनोसिस, अधेशन एंड ट्यूमर्स एटीसी। मतलब मैकेनिकल कॉज में क्या होता है, इनकम्प्लीट ऑब्स्ट्रक्शन होना, मतलब कोलोन है, जो बाउल है, जो इंटेस्टाइन, वो ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, मतलब उनके बीच में कहीं रिकॉर्ड कोलोन क्लॉट फॉर्मेशन हो गया है, ठीक है, वो भी कंप्लीट नहीं, इनकम्प्लीट है, जिसकी वजह से क्या होगा, स्टेनोसिस होगा, वहां पे क्लॉट फॉर्मेशन, अधेशन मतलब चिपक जाएगी कोलन आपस के अंदर, और ट्यूमर्स होगा, ये भी कॉज करते हैं वाटरी डायरिया को। अदर कॉज, मेनी अदर कंडीशन कॉज डायरिया सच एज माल अब्जॉर्प्शन, कई अदर कंडीशन है जो कॉज करती है डायरिया को, सच एज माल अब्जॉर्प्शन, फूड का माल अब्जॉर्प्शन होता है, सिंड्रोम, कोस्ट बेगोस्टोमी होता है, इरिटेबल कोलोन होता है, मतलब इरिटेटेड म्यूकोजा होगी कोलोन की, नेक्रोटिक विड्रॉल मतलब नेक्रोसिस हो रहा है कोलोन की सेल में, ये कॉज करते हैं डायरिया को। अब डायरिया रिस्पॉन्स में भी प्रिसिपिटेड बाय लैक्टोज, किसी को लैक्टोज की डेफिशिएंसी है एंजाइम की, ठीक है, ग्लूटेन इंटॉलरेंस है, और स्पेसिफिक फूड एलर्जी मतलब ग्लूटेन इंटॉलरेंस है, सिस्टिक फाइब्रोसिस, उनमें अंदर में क्या होता है, डायरिया अराइज होता है, ठीक है, और डायरिया का अलग अलग रिबन लाइक स्टोल होता है, किसी में स्पंग डिजीज के अंदर रिबन लाइक स्टोल, अलग अलग डायरिया फॉर्म में होता है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं नर्सिंग केयर इन डायरिया, कि नर्सिंग केयर, नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डायरिया के अंदर, कैसे केयर करती है नर्स। फर्स्ट आता है रिप्लेसमेंट ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट अपन देखते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट। फ्लूइड लॉस फ्रॉम द बॉडी शुड बी रिप्लेस्ड इमीडिएटली टू प्रिवेंट सॉफ्ट एंड कोलैप्स ऑफ द क्लाइंट। मतलब जो फ्लूइड लॉस हुआ है बॉडी से, वो शुड बी इमीडिएटली रिप्लेस करना चाहिए, वापस बॉडी के अंदर फ्लूइड पहुंचाना चाहिए, आरएल है वो सॉल्यूशन के थ्रू, ठीक है, आईवी लाइन के थ्रू, टू प्रिवेंट सॉफ्ट एंड कोलैप्स ऑफ द क्लाइंट, मतलब क्लाइंट की जो सेल्स वगैरह है उनकी डेथ ना हो, सिकुड़े नहीं, इसके लिए आपको क्या करना है, वापस इमीडिएटली फ्लूइड लॉस हुआ है उतना वापस बॉडी के अंदर प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट है इफ देयर इज मार्क डिहाइड्रेशन, अगर पेशेंट के अंदर मार्क डिहाइड्रेशन मिल रहा है, ज्यादा फ्लूइड लॉस हुआ है, तो फ्लूइड आर गिवन बाय द आईवी रूट, इंट्रावेनसली रूट, आईवी वेन के थ्रू आपको फ्लूइड प्रोवाइड करना है। पोटेशियम लॉसेज में बी ग्रेट विद डायरिया, पोटेशियम है जो है वो ज़्यादा लॉस होता है डायरिया के साथ, एंड देयर फॉर फूड एंड फूड कंटेनिंग फूड भी इनके, मतलब पेशेंट को क्या पोटेशियम डाइट और पोटेशियम फ्लूइड है वो प्रोवाइड करना चाहिए, कैलकुलेट एनिमा, क्योंकि ठीक है, क्योंकि पेशेंट के अंदर डायरिया के ज़्यादा पोटेशियम लॉस होता है, इसलिए आपको पोटेशियम कंटेनिंग सॉल्यूशन और फूड प्रोवाइड पेशेंट को करना है, जिससे जो पोटेशियम का जो लेवल है वापस मेंटेन हो। नेक्स्ट स्मॉल फ्रीक्वेंट फीडिंग ऑफ ब्लेंड फूड मे बी हेल्पफुल टू मीट द न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लाइंट। मतलब स्मॉल फ्रीक्वेंट, बहुत कम मात्रा में फ्रीक्वेंट फीडिंग पेशेंट को देनी चाहिए ब्लेंड फूड की, जो क्या करते हैं, न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करती है पेशेंट की। नेक्स्ट है अवॉइड फूड कंटेन चिलीज, स्पाइसेस, एक्सेसिवली हॉट एंड कोल्ड फूड, इट इज बिकम दे स्टिमुलेट पेरास्टिस। ऐसे फूड को अवॉइड करना चाहिए खाने को जिसमें क्या हो, ज़्यादा मसाले हो, मिर्च हो, एक्सेसली ज़्यादा गर्म हो, ठंडा हो, क्योंकि ये क्या करते हैं, पेरास्टिस मूवमेंट को एक्टिवेट करते हैं, इसलिए इनको क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, ठीक है, मना होता है पेशेंट को, डायरिया वाले को। नेक्स्ट है मेक अरेंजमेंट फॉर द यूज ऑफ बेड बाथ फॉर विच इज प्लेस्ड इन ए
कन्वीनियंट एंड एक्सेसिव प्लेस, मतलब मेक अरेंजमेंट फॉर यूज ऑफ बेड बाथ, पेशेंट को बेड बाथ के लिए अरेंज करना चाहिए, क्योंकि एक्सेसिवली पेशेंट होता है और कन्वीनियंस पेशेंट है वो डायरिया कंडीशन बार बार बेड से उठ नहीं सकता। नेक्स्ट है केयर ऑफ द स्किन, स्किन एक्सपेरिएशन अराउंड द एनआर रीजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्रॉपर क्लीनिंग एंड ड्राइंग ऑफ द एरिया आफ्टर ईच डेफिकेशन, मतलब केयर ऑफ द स्किन मतलब जो रेक्टम है पेरिनल एरिया के पास जो स्किन है उसको टाइम टू टाइम क्लीन, जैसे वो ड्राई ना हो और स्किन है वो इरिटेट ना हो और कोई इंजरी वगैरह ना हो, इसलिए आपको टाइम टू टाइम उसको क्या एवरी डेफिकेशन के बाद स्टूल पास आउट हो जाए उसके बाद क्लीन करना है। नेक्स्ट है एडिक्वेट रेस्ट, एडिक्वेट रेस्ट फिजिकल एक्टिविटी इज हेल्पफुल लेसिंग द बाउल एक्टिविटी, अगर आप एडिक्वेट रेस्ट पर्याप्त मात्रा में आराम करोगे, आराम करेगा पेशेंट, तो जिससे क्या होगा जो बाउल एक्टिविटी है वो कम होगी। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल सपोर्ट, इट इज कॉज ऑफ डायरिया एंड सस्टेन्ड एंजाइटी द क्लाइंट शुड बी रीएश्योर्ड, मतलब कि डायरिया का कॉज क्या होता है, सस्टेन्ड लंबे समय तक कोई एंजाइटी है वो डायरिया को कॉज करती है तनाव, तो अगर वो कम हो जाए तो पेशेंट क्या होगा रीएड्रेस्ड होगा, रीएश्योर्ड होगा, जिससे डायरिया कंडीशन है वो डाउन होगी। ठीक है। नेक्स्ट है मेडिकेशन, द यूजुअल मेडिकेशन विच एडमिशन टू क्लाइंट विद डायरिया आर एंटी डायरेटिक्स, एस्ट्रिजेंट, इंटेस्टाइनल एंटीसेप्टिक, सेडेटिव एंड एंटीस्पाज्म, मतलब ऐसी मेडिकेशन जो क्या मेडिकेशन है तो प्रोवाइड की जाती है एंटी डायरेटिक, मतलब डायरिया के अगेंस्ट में जो डायरिया को कम करे वो एंटी डायरेटिक, एस्ट्रिजेंट, एनिमा वगैरह होते हैं। ठीक है, फ्लूइड जो फिर आता है इंटेस्टाइल जो एंटीसेप्टिक है, जो क्या होता है कोई इंटेंट हो चुकी है इंटेस्टाइन वगैरह उनको सही करने में, सेडेटिव जो इंटेस्टाइन के मूवमेंट को कम करते हैं, स्लो करते हैं, एंटीस्पाज्म जो क्या होता है जो मसल है उनको स्पाज्म करते हैं, जिससे क्या होता है जो डायरिया कंडीशन है वो डाउन आती है। ठीक है, ये था आपका डायरिया एंड डायरेक्ट मैनेजमेंट, पहले पढ़ा था कॉन्स्टिपेशन का मैनेजमेंट। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं एनिमा। एनिमा इज एन इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड इनटू द लोअर बाउल थ्रू द रेक्टम फॉर द पर्पज ऑफ क्लीनिंग और टू इंट्रोड्यूसिंग मेडिसिन और नरिशमेंट, मतलब एनिमा क्या होता है, एक इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड, मतलब फ्लूइड को इंसर्ट किया जाता है लोअर बाउल के अंदर, लोअर जो जीआईटी ट्रैक्ट का लोअर बाउल पार्ट होता है इंटेस्टाइन का, ठीक है, उसके अंदर रेक्टम के थ्रू इंसर्ट किया जाता है फ्लूइड, जिसका पर्पस क्या होता है, उद्देश्य क्लीन और एनिमा बाउल को क्लीन करना और इंटर से कोई मेडिसिन इंसर्ट करना और नरिशमेंट प्रोवाइड करना, मतलब कि एनिमा क्या है, एक लोअर बाउल के थ्रू इंसर्ट किया जाता है फ्लूइड, रेक्टम के थ्रू बाउल के अंदर इंसर्ट किया जाता है फ्लूइड, जो किसलिए यूज में आता है, क्लीनिंग के लिए, साफ करने के लिए, इरिगेशन करने के लिए और मेडिसिन के लिए और नरिशमेंट के लिए, उसको अपन बोलते हैं एनिमा। ठीक है, नेक्स्ट है एन एनिमा is an introduction of fluid into the lower bowel through the rectum for the purpose of cleaning, medication, diagnostic such as other purpose, मतलब नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन क्या है कि एक एनिमा है वो एक इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड, मतलब फ्लूइड को इंट्रोड्यूस किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है थ्रू द लोअर बाउल इनटू द लोअर बाउल के अंदर, ठीक है, जो इंटेस्टाइन का लोअर बाउल का पार्ट होता है उसके अंदर बाय द रेक्टम के द्वारा, ठीक है, फॉर द पर्पज, जिसका यूज क्या होता है, पर्पज क्या होता है, क्लीन करने के लिए, मेडिकेशन के लिए, किसी डिजीज का पता लगाने के लिए, सच अदर पर्पज, कोई अदर भी पर्पज हो सकते हैं, इसको अपन बोलते हैं एनिमा। फिर है पर्पज ऑफ एनिमा, टू स्टिमुलेट डेफिकेशन एंड टू ट्रीट कॉन्स्टिपेशन, एग्जाम्पल सिंपल यूक्रेंट एनिमा, मतलब पर्पस क्या होता है एनिमा, उद्देश्य क्या है एनिमा देने के पीछे, स्टिमुलेट मतलब एक्टिव करने के लिए डेफिकेशन को, एंड टू ट्रीट कॉन्स्टिपेशन, देखो डेफिकेशन स्टूल को पास आउट होने के लिए स्टिमुलेट करना, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को स्टिमुलेट करना, एंड ट्रीट करना, कॉन्स्टिपेशन कंडीशन है उसको कंट्रोल रिड्यूस करना और ट्रीट करना, जैसे सिंपल यूक्रेंट एनिमा वो कॉन्स्टिपेशन के अंदर काम आता है। टू सॉफ्टन हार्ड फिकल मैटर, एग्जाम्पल ऑफ ऑयल एनिमा, मतलब अगर कोई फिकल मैटर कॉन्स्टिपेशन है, जो स्टूल है वो जैसे लोअर बाउल के अंदर है वो स्टूल है वो हार्ड हो चुका है, उसको सॉफ्ट करने के लिए और पास आउट करने के लिए अपन एनिमा देते हैं, जैसे ऑयल एनिमा। टू एडमिशन मेडिकेशन, नेक्स्ट देखते हैं टू प्रोटेक्ट सूद द मसल्स मेम्ब्रेन, जो मसल्स मेम्ब्रेन है, म्यूकस मेम्ब्रेन, उसको स्मूथ बनाने के लिए ऑफ इंटेस्टाइन और चेक द डायरेक्ट कंडीशन, चेक इमोलेट एनिमा देते हैं।
नेक्स्ट है टू डिस्ट्रॉय इंटेस्टाइन, जो इंटेस्टाइन पैरासाइट जो अपन पढ़े थे एंट्राइटिस, साल्मोनेला, ई कोलाई, इनको डिस्ट्रॉय करने के लिए अपन एंटी हेलमिंथिक एनिमा प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है टू रिलीव गैसेज डिस्टेंशन, जो गैसेज डिस्टेंशन है, गैस एक्यूमुलेट हो रखी है इंटेस्टाइन, उसको रिमूव करने के लिए अपन एनिमा देते हैं। टू एडमिनिस्टर फ्लूइड एंड न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिटिव फ्लूइड अगर पेशेंट है वो अगर आईवी है वो टॉलरेंट नहीं कर पा रहा है, इंटॉलरेंस है फ्लूइड को, तो अपन न्यूट्रिटिव सबस्टांस एनिमा देते हैं जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है पेशेंट को, ठीक है। नेक्स्ट है टू रिलीव इन्फ्लामेशन, एस्ट्रिजेंट एनिमा जो एंटीबायोटिक का काम करता है, ठीक है, वो क्या करता है इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन को कम करता है। नेक्स्ट है टू इंड्यूस पेरिस्टालसिस, मूवमेंट को इंड्यूस करता है परपोर को, उसको क्या बोलते हैं परगेटिव एनिमा, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से पेरिस्टालसिस मूवमेंट है वो एब्सेंट है, पर उनको स्टिमुलेट करने के लिए जो एनिमा दे देता है उसको बोलते हैं परगेटिव एनिमा। नेक्स्ट है टू स्टिमुलेट ए पर्सन इन शॉक एंड कोलैप्स, अगर कोई पेशेंट को शॉक हो रखा है, जो एनाल स्पिंडर है वो कोलैप्स हो रखे हैं, उसके लिए अपन क्या देते हैं स्टिमुलेट एनिमा। नेक्स्ट है टू रिड्यूस टेम्परेचर, टेम्परेचर को डाउन करने के लिए अपन एनिमा प्रोवाइड करते हैं, कोल्ड एनिमा और आइस एनिमा प्रोवाइड करते हैं, मतलब अगर हाइपायरेक्सिया कंडीशन है जो अपन फीवर पड़ी थी लास्ट टाइम, उसको अगर रिड्यूस करना है तो कोल्ड एनिमा वगैरह भी देते हैं। नेक्स्ट है टू क्लीन बावल प्रायर टू एक्सरे स्टडी, विजुअलाइजेशन ऑफ द बावल, सर्जरी एंड बावल एंड डिलीवरी ऑफ ए बेबी। स्लाइन एनिमा कब देते हैं अपन, जब बावल है उसको एक्सरे से पहले क्लीन करना है, विजुअलाइजेशन ऑफ बावल, लेप्रोस्कोपी सर्जरी है, कोलोनोस्कोपी है, उस टाइम अपन एनिमा देते हैं और बाउल को क्लीन करते हैं। नेक्स्ट है टू मेक डायग्नोसिस, अगर डायग्नोसिस करना है तो बेरियम एनिमा देते हैं, अगर बेरियम एनिमा क्या करेगा, जहाँ पे अगर देते हैं वो बेरियम है क्रिस्टल क्लाइन पार्ट होता है वो साइनिंग चमकेगा, मतलब जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन होगा वहाँ पे जाके साइन करेगा, जिसका मतलब यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है वो होता है बेरियम एनिमा। नेक्स्ट है टू एस्टैब्लिश रेगुलर बाउल फंक्शन ड्यूरिंग ए बाउल ट्रेनिंग प्रोग्राम, मतलब बाउल फंक्शन को एस्टैब्लिश करने के लिए अपन एनिमा प्रोवाइड करते हैं। टू इंड्यूस एनेस्थेसिया, एनेस्थेटिक एनिमा क्या होता है, एनेस्थेसिया करते हैं जिससे जो लोकल पार्ट है उसको सेडेशन प्रोवाइड करने के लिए, मसल्स को रिलैक्स करने के लिए अपन एनिमा प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है अपन देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमा। अब देखो क्लासिफिकेशन मतलब अलग अलग तरीके से एनिमा को डिफाइन किया गया है। फर्स्ट आता है इवाकेंट एनिमा, मेनली दो टाइप होते हैं, इवाक्वेंट एनिमा एंड रिटेंट एनिमा। अब इवाकेंट एनिमा के अंदर क्या होता है, सिंपल इवाकेंट एनिमा एंड मेडिकेटेड कोल्ड एनिमा। अब मेडिकल ग्रेड कोल्ड एनिमा के अंदर नेक्स्ट आता है, इवाकेंट एनिमा के अंदर आता है ऑयल एनिमा, परगेटिव एनिमा, एस्ट्रिजेंट, एंटी हेलमिंथिक, कार्मिनेटिव एनिमा। फिर अपन बात करते हैं रिटेंट एनिमा के सब टाइप क्या होते हैं, स्टिमुलेट एनिमा होता है, न्यूट्रिएंट एनिमा होता है, इमोलेंट एनिमा होता है, सेडेटिव एनिमा होता है, एनेस्थेटिक एनिमा होता है। नेक्स्ट है जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर गिविंग एनिमा, द अप्रोप्रिएट साइज कैथेटर और रेक्टल ट्यूब नीड टू बी यूज, मतलब एक प्रॉपर साइज के कैथेटर और रेक्टल ट्यूब है वो नीड होती है यूज एनिमा के लिए, क्योंकि अगर आप अनअप्रोप्रिएट करोगे तो रेक्टम पार्ट में क्या होती है, इंजरी हो सकती है, ठीक है, और डिस्टर्बेंस हो सकता है। नेक्स्ट है फॉर गिविंग ए क्लीनिंग एनिमा यूज नंबर ऑफ 22 फ्रेंच फॉर एडल्ट, अगर आप क्लीनिंग एनिमा दे रहे हो तो 22 फ्रेंच गेज की ट्यूब यूज करते हैं एडल्ट के लिए और 12 फ्रेंच गेज की यूज करते हैं इन्फेंट के अंदर, एंड 14 to 8 फ्रेंच गेज यूज करते हैं चाइल्ड के अंदर, मतलब 22 फ्रेंच की एडल्ट के अंदर, 12 फ्रेंच की इन्फेंट के अंदर जो 1 साल का होता है, बच्चे के अंदर 14 से 18 साल का अपन यूज करते हैं। नेक्स्ट है द रेक्टल ट्यूब नीड टू स्मूथ एंड फ्लेक्सिबल, जो रेक्टल ट्यूब है वो क्या होनी चाहिए, सॉफ्ट होनी चाहिए और फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, लचीली होनी चाहिए, ताकि अंदर जाके इंजरी को कॉज ना करें। नेक्स्ट है any tube with the sharp and re-edged should not be used, अगर कोई ट्यूब है वो शार्प है, re-edged है, लार्ज है, वो यूज नहीं करनी चाहिए बिकॉज ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ डैमेजिंग द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द रेक्टम। अगर आप शार्प ट्यूब यूज करोगे दूसरे क्या होगा, वो रेक्टम में जाके इरिटेट करेगी और म्यूकस मेम्ब्रेन को डैमेज करेगी, इसलिए शार्प इंस्ट्रूमेंट को यूज नहीं करना चाहिए ट्यूब को। नेक्स्ट है रेक्टल ट्यूब इज लुब्रिकेटेड with a water soluble lubricant or with a Vaseline to facilitate and decrease the irritation to rectal mucosa, मतलब आपको क्या करना है, रेक्टल ट्यूब को लुब्रिकेट करना है या तो वाटर सॉल्युबल लुब्रिकेंट से या वेस्लिन से, ताकि वो क्या करे, म्यूकस मेम्ब्रेन इरिटेट ना करे। आज के टाइम में केवाई जेली यूज करते हैं लुब्रिकेंट करने के लिए, जो क्या करती है, इरिटेंट
एंटी इरिटेंट होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन को इरिटेट नहीं करती। नेक्स्ट है द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन नीड टू द एडजस्टेड अकॉर्डिंग द पर्पज ऑफ द एनिमा। मतलब जो टेम्परेचर अपन दे रहे हैं फ्लूइड का, सॉल्यूशन का, वो अकॉर्डिंग टू जो नीड है एनिमा की, जो बॉडी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर सेट करना चाहिए। अगर आप हेवी टेम्परेचर दे सकते हैं तो वो बर्निंग को कॉज करेगा। नेक्स्ट है टू गिव एन इवाकेंट एनिमा और द टेम्परेचर शुड बी बिटवीन 105 to 110 फ़ारेनहाइट। मतलब अगर आप इवाकुएंट एनिमा दे रहे हैं तो 105 से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर यूज़ करना चाहिए और 40.5 से 43 सेंटीग्रेड यूज़ करना चाहिए एडल्ट के लिए, 100 फ़ारेनहाइट यूज़ करना चाहिए बच्चे के। मतलब नॉर्मल इवाकुएंट एनिमा का टेम्परेचर क्या होता है 105 से 110 तो बच्चे के लिए, एडल्ट के लिए, और 100 अगर यूज़ करना है फ़ारेनहाइट तो बच्चे के लिए अपन यूज़ करते हैं। ए रिटेंड एनिमा शुड बी गिवन एट बॉडी टेम्परेचर, मतलब 37 डिग्री के ऊपर रिटेंड एनिमा दिया जाता है, 98.4 पर रिटेंड एनिमा प्रोवाइड कर। मतलब बॉडी टेम्परेचर का पूछे आपसे तो आपको क्या करना है, रिटेंड एनिमा है वो बॉडी टेम्परेचर के ऊपर दिया जाता है। नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन टू बी एडमिनिस्ट्रेड डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ एनिमा, द एज एंड साइज ऑफ पर्सन गिविंग इवाकेंट एनिमा यूज 5 to 100 ml। मतलब साइज एज अगर एडल्ट है तो 500 से 1000 ml, अगर चाइल्ड है तो 250 से 500 ml, अगर बच्चा है इन्फेंट है तो 250 ml। मतलब 500 से 1000 ml एडल्ट के लिए जो, ठीक है, और 250 से 500 ml चाइल्ड के लिए, अगर इन्फेंट है तो 250 ml, ठीक है। ये यूज करते हैं अपन इवाकेंट एनिमा के अंदर। फॉर गिविंग रिटेंड एनिमा द क्वांटिटी गिवन इन ए टाइम शुड नॉट बी मोर देन 100 ml और 450 ml फॉर सो देयर विल नॉट बी डिस्टेंट कॉज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। मतलब कि अगर आप रिटेंड एनिमा दे रहे हो तो 100 ml से ज़्यादा नहीं देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है वे एन एनिमा इज एडमिनिस्ट्रेड टू द क्लाइंट यूजुअली अचीव ए लेफ्ट लेटरल पोजीशन। मगर आप एनिमा दे रहे हो तो पेशेंट लेफ्ट लेटरल पोजीशन देनी चाहिए, ठीक है। इन दिस पोजीशन sigmoid colon is below the rectum thus facilitate the installation of fluid। मतलब आप जब एनिमा प्रोवाइड कर रहे हो, एनिमा दे रहे हो पेशेंट को, तो क्या करने, लेफ्ट लेटरल लेफ्ट साइड में पेशेंट को सुला के पोजीशन देना चाहिए एनिमा टाइम, जिससे क्या होगा जो सिग्मोइड कोलोन है, ठीक है, ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है सिग्मोइड कोलोन, असेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड कोलोन। ये क्या करते हैं जब आप लेफ्ट लेटरल पोजीशन, क्या करेगा जो रेक्टम है उससे लोअर में आएगा, जिससे क्या होगा इंस्टॉलेशन आसानी से हो सकता है फ्लूइड का। नेक्स्ट है चेंज पोजीशन ड्यूरिंग द क्लाइंट administration the enema from left lateral to dorsal recumbent then the right lateral। मतलब चेंज करनी चाहिए पोजीशन क्लाइंट एडमिशन, जब एनिमा प्रोवाइड कर रहे हैं तब पहले लेफ्ट लेटरल करनी चाहिए, फिर बाद में डोर्सल रिकम्बेंट टू राइट लेटरल पोजीशन अपन दे सकते हैं। इन दिस वे द एंटायर कोलन विल बी रीच्ड बाय द फ्लूइड। मतलब आपको पहले क्या करना है, लेफ्ट लेटरल देनी है, फिर रिकमेंड देनी है, डोर्सल रिकमेंड, रिकमेंड से बाद राइट लेटरल। इससे क्या होगा जो फ्लूइड है वो पूरे कोलोन के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द डिस्टेंस टू विच द ट्यूब इज इंसर्टेड डिपेंड अपॉन द एज एंड द साइज ऑफ द क्लाइंट। मतलब देखो जो डिस्टेंस होता है विच ट्यूब इज द इंसर्टेड, मतलब जो रेक्टल ट्यूब इंसर्ट करता थी वो डिपेंड करती है पेशेंट की एज और साइज के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट है द एन एडल्ट फॉर एन एडल्ट नॉर्मली इंसर्टेड 7.5 to 10 सेंटीमी 3 to 4 इंच। मतलब एक एडल्ट है तो उसके लिए 7.5 to 10 इंच सेमी 3 to 4 इंच इंसर्ट की जाती है, जबकि एक ओनली 2 to 3.5 मतलब 1 से 1.5 इंच है वो बच्चे के लिए यूज की जाती है। इफ एनी ऑब्स्ट्रक्शन इनकाउंटेड इट शुड बी विड्रा इन रिपोर्ट। अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है रेक्टम के अंदर, अगर इंसर्ट नहीं हो रही है रेक्टल ट्यूब, आपको क्या करना है, वापस बाहर निकालना है और डॉक्टर को इन्फॉर्म कर देना है कि पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्शन है। नेक्स्ट है द हाइट ऑफ द कैन शुड बी एडमिशन द रेगुलेट द फ्लो ऑफ द सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ द एनिमा एडमिशन। मतलब जो हाइट ले रहे हो आप आईवी स्टैंड की, वो एनिमा किस टाइप का दे रहे हो उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप सेम हाइट है वो यूज कर रहे हो एनिमा के अंदर, ठीक है। नॉर्मली 45 सेमी आईवी स्टैंड की हाइट रखते हैं अपन एनिमा देते टाइम। नेक्स्ट है द हाइट
of the container, the greater is the force which is the solution flow into the rectum. मतलब जो हाइट है वो कंटेनर की वो इस प्रकार रखने से फोर्स है वो सीधा फ्लो करे सॉल्यूशन जो सीधा रेक्टम के अंदर इंसर्ट हो डायरेक्टली, ठीक है। नेक्स्ट दे इज एन रेक्टम इंक्रीज ऑफ द 0.5 LV फॉर प्रेशर टू एवरी 12 इंच ऑफ द एलिवेशन। मतलब अगर 12 इंच आप आईवी स्टैंड एलिवेट करोगे, जैसे हाइट रखोगे, जिससे क्या हो 0.5 LV का प्रेशर रेक्टम के अंदर लगेगा और फ्लूइड आसानी से इंसर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द लेंथ ऑफ टाइम that the enema solution is retained will depend upon the purpose of enema। मतलब जो लेंथ होती है टाइम, कितना टाइम लेना चाहिए एनिमा के सॉल्यूशन, और रिटेन्ड विल बी डिपेंड अपॉन द पर्पस ऑफ एनिमा, एबिलिटी द क्लाइंट टू कॉन्टेक्ट द एक्सटर्नल स्पेंटर टू रिटेन द सॉल्यूशन। मतलब एक एनिमा के सॉल्यूशन को इंसर्ट करने में कितना टाइम लगता है वो डिपेंड करता है सॉल्यूशन पे, टाइप ऑफ एनिमा, और जो रेक्टम की जो मसल्स है वो कितनी कांटेक्ट होती है सॉल्यूशन के प्रति, उस पर डिपेंड करता है कि कितना टाइम लगता है एक रेक्टम में एनिमा इंस्टॉल करने के लिए। नेक्स्ट है ऑयल एनिमा। नेक्स्ट है ऑयल एनिमा आर यूजुअली रिटेन्ड फॉर 2 to 3 आवर्स। मतलब ऑयल एनिमा है वो रिटेन्ड रहता है 2 से 3 घंटे के लिए। अदर क्लीनिंग एनिमा नॉर्मल रिटेन्ड 5 to 10 मिनट। मतलब ऑयल एंड रिटेन एनिमा है वो 2 to 3 के और तक एनिमा के जो रेक्टम उसके अंदर रिटेन रहता है, और अदर जो एनिमा है वो 5 to 10 मिनट के लिए रहते हैं। नेक्स्ट टू असिस्ट ए बेबी टू रिटेन द सॉल्यूशन द नर्स कैन प्रेस द बेबी टुगेदर थस प्रोवाइडिंग प्रेशर ऑफ द एनाल एरिया। मतलब अब बेबी के अंदर रिटेन हुआ है एनिमा, इसको एसेस करने के लिए जो एनाल एरिया उसके ऊपर नर्स है वो प्रेशर लगाएगी। मेक श्योर द वॉल apparatus यूज फॉर द एडमिशन ऑफ एनिमा इज गुड वर्किंग। मतलब जो भी आप इंस्ट्रूमेंट apparatus यूज ले रहे हो एनिमा के एडमिशन के लिए, वो ध्यान रखना चाहिए प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में हो, वरना पेशेंट को इंजरी के चांस हो सकते हैं। नेक्स्ट है रेगुलेटेड द फ्लो अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ एनिमा, गिव रिटेन एनिमा वेरी स्लोली एंड यूजुअली बाय ए मर्फी ड्रिप। मतलब रेगुलेट द फ्लो ऑफ फ्लूइड अकॉर्डिंग टू टाइप, मतलब जो रेगुलेट करना चाहिए फ्लो हाई या कम स्पीड वो एनिमा के अकॉर्डिंग होना चाहिए। गिव रिटेंशन एनिमा वेरी स्लोली, जो रिटेंशन एनिमा दे रहे हैं एकदम स्लोली देना चाहिए। यूजुअली मर्फी ड्रिप यूज करते हैं रिटेन एनिमा के अंदर, मतलब स्लो देना चाहिए। नेक्स्ट है बिफोर गिविंग क्लीनिंग एनिमा रेगुलेट द फ्लो ऑफ एंड पिंच द ट्यूब बिफोर द इंसर्टेड इनटू द रेक्टम। मतलब एनिमा क्लीनिंग एनिमा दे रहे हैं तो रेगुलेट करना चाहिए फ्लो ऑफ ट्यूब, एंड पिंच करना चाहिए ट्यूब को इंसर्टेड इनटू द रेक्टम में देने से पहले पिंच करना चाहिए। नेक्स्ट इफ द रेक्टम इज इन्फेक्टेड, अगर रेक्टम में क्या इन्फेक्शन है तो रिमूव द फिकल मेटल विद ए ग्लोव्ड फिंगर। मतलब तो रिमूव कैसे करना चाहिए, ग्लोव्ड फिंगर से फिकल मेटल को रिमूव करना चाहिए। नेक्स्ट है द बाउल शुड बी क्लीन आउट बाय ए सिंपल एनिमा बिफोर गिविंग रिटेन एनिमा। जो बाउल एनिमा है वो शुड बी क्लीन आउट बाय ए सिंपल एनिमा, ठीक है। बाउल को किसी सिंपल एनिमा से क्लीन करते हैं बिफोर गिविंग रिटेन एनिमा। रिटेन एनिमा देने से पहले बाउल को सिंपल एनिमा से क्लीन करते हैं। नेक्स्ट है प्रिवेंट एयर फ्रॉम एंट्री इन द रेक्टम। मतलब एयर की एंट्री होने से रेक्टम में एयर की एंट्री ना हो इसलिए प्रिवेंट करना चाहिए। नेक्स्ट है बाय रिमूविंग द फ्रोथ फ्रॉम द सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूशन के अंदर अगर कोई झाग टाइप बन रहे हैं उसको बोलते हैं फ्रोथ, वो उनको रिमूव कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है बाय एक्सप्लेनिंग एयर फ्रॉम द ट्यूब, मतलब ट्यूब में से एयर को रिमूव कर देना चाहिए। बाय नॉट लेटिंग द फ्लूइड रन इन कंप्लीटली फ्रॉम द ट्यूब। मतलब आप जब फ्लूइड को इंसर्ट कर रहे हो ट्यूब के थ्रू तो उसमें क्या स्लो लेट नहीं करना चाहिए, प्रॉपर टाइम दिया गया उसी टाइम के अंदर इंट्रोड्यूस करना चाहिए रेक्टम के अंदर। नेक्स्ट है परफेक्ट एनिमा will have their own instruction which need to be followed usually unless there are other instruction from the physician। मतलब परफेक्ट एनिमा विल है, जो परफेक्ट एनिमा कैसे दिया जाता है कि ओवन इंस्ट्रक्शन, मतलब परफेक्ट एनिमा विल है खुद के इंस्ट्रक्शन होते हैं जो नीड टू बी फॉलोड, उनको फॉलो अनलेस है बगदाई जो फिजिशियन इंस्ट्रक्शन बाय, मतलब आपको खुद के इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करेंगे। एनिमा कैसे जो डॉक्टर ने फॉलो प्रिस्क्रिप्शन दिया है कैसा एनिमा प्रोवाइड करना है इस तरीके से करना है, आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही आपको एनिमा प्रोवाइड करना है। ये नहीं आप अपनी तरीके से एनिमा प्रोवाइड करना है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है
पर्पस टू स्टिमुलेट डेफिकेशन एंड टू ट्रीट कॉन्स्टिपेशन। पर्पस क्या होता है? स्टिमुलेट करना डेफिकेशन को एंड ट्रीट करना कॉन्स्टिपेशन कंडीशन। मतलब पेरिस्टालसिस मूवमेंट है उनको स्टिमुलेट करेगा, जिससे क्या होगा? डेफिकेशन होगा, स्टूल पास आउट होगा और कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन को रिड्यूस करेगा। नेक्स्ट है टू रिलीव गैस डिस्टेंशन बाय स्टिमुलेटिंग द पेरिस्टालसिस। मतलब जो गैस डिस्टेंशन है, गैस बड़ी एक्युमुलेट हो रही है, उसको रिमूव करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है टू रिलीव रिटेन ऑफ यूरिन बाय रिफ्लेक्स स्टिमुलेस ऑफ द ब्लैडर। मतलब जो यूरिन कलेक्ट हो रखा है यूरिन ब्लैडर में, उसको स्टिमुलेट करने के लिए, बाहर निकालने के लिए अपन एनिमा प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है टू स्टिमुलेट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड टू स्ट्रेंथ द चाइल्ड बर्थ। मतलब यूट्राइन जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको स्टार्ट करना और जो चाइल्ड बर्थ को एक्सटेंड करना। नेक्स्ट है टू क्लीन द बाउल प्रायर टू एक्सरे स्टडी विजुअलाइजेशन ऑफ बाउल। मतलब एक्सरे प्रोवाइड किया जाता है, जब एक्सरे किया जाता है बाउल को देखा जाता है तब पहले क्लीन कर जाता है, एनिमा यूज ले लेते हैं। एग्जाम्पल सिग्मोइडस्कोपी है, सर्जरी है, रिटेन एनिमा देते हैं, तो उस टाइम क्या करते हैं अपन? पहले बाउल को क्लीन करते हैं। नेक्स्ट है सॉल्यूशन कौन कौन से यूज लेते हैं? सोप एंड वाटर एनिमा यूज लेते हैं, सोप जेल 50 ml टू 1 लीटर और वाटर, ठीक है। नेक्स्ट है नॉर्मल सलाइन सोडियम 1 टीस्पून टू 1/2 लीटर ऑफ वाटर यूज करते हैं, टेप वाटर यूज करते हैं, ठीक है। फिर आता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन टू बी यूज। एडल्ट के अंदर 500 से 1000 ml, चिल्ड्रन के अंदर 250 से 500 ml और इन्फेंट के अंदर 250 ml और लेस यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन। एडल्ट के अंदर 105 से 110 और चिल्ड्रन के अंदर 100 ml 100 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर अपन यूज करते हैं। नेक्स्ट है ऑयल एनिमा। These are given to the softer fecal material। ये क्या है? फीकल मेटल है जो स्टूल मटेरियल है वो हार्ड हो चुका है, उसको सॉफ्ट बनाने के लिए अपन ऑयल एनिमा यूज लेते हैं। बिफोर कॉन्स्टिपेशन फर्स्ट बाउल मूवमेंट आफ्टर ऑपरेशन ऑन द रेक्टम एंड पेरियम। अगर रेक्टम और पेरियम तब अपन ऑयल एनिमा यूज करते हैं। अवॉइड स्ट्रेचिंग, अगर सूचर की इंजरी वगैरह ना हो इसके लिए फीकल मेटर को सॉफ्ट करने के लिए अपन ऑयल एनिमा यूज करते हैं। नेक्स्ट है इट शुड बी रिटेन्ड फॉर हाफ एन आवर। ऑयल एनिमा हाफ आवर तक रिटेन रहता है, 1 आवर तक सॉफ्टन करता है पासेज को। नेक्स्ट है इट शुड देन बी फॉलोड बाय ए सोप एंड वाटर एनिमा टू बी ओपन द बाउल। मतलब ऑयल एनिमा में क्या होता है? सोप एंड वाटर एनिमा वो ओपन करता है बाउल को। नेक्स्ट है सॉल्यूशन कौन सा यूज किया जाता है? ओलिव ऑयल है, गिंगरीली ऑयल है, स्वीट ऑयल है, कैस्टर ऑयल है, ऑलिव, ये सारे 1:2 के अंदर यूज किए जाते हैं। अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन टू बी यूज 115 से 175 ml यूज किया जाता है ऑयल एनिमा अंदर। टेम्परेचर कितना होता है? 100 फ़ारेनहाइट होता है टेम्परेचर और 37.7 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट आता है परगेटिव एनिमा। अब परगेटिव एनिमा क्या होता है? दीज आर गिवन टू कॉज द बाउल कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवली एंड टू इवैक्यूएट द कंटेंट। मतलब परगेटिव एनिमा इसलिए दे देता है कि बाउल का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो परमानेंटली कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए और इवैक्यूएट हो जाता है फीकल मैटर। जो फीकल कंटेंट है अंदर, जो स्टूल मटेरियल है वो बाहर निकले, जो कॉन्ट्रैक्शन होगा बाउल की मसल्स के अंदर, जिससे क्या होगा? फीकल मैटर है वो बाहर इसलिए दिया जाता है परगेटिव एनिमा। नेक्स्ट है इट एक्ट बाय देयर इरिटेटिंग इफेक्ट ऑन द म्यूकस लाइनिंग स्टिमुलेट। अगर ये क्या करेगा? परगेटिव एनिमा क्या करता है? तो म्यूकस मेम्ब्रेन उसको इरिटेट करता है, जिससे क्या होता है? पेरिस्टालसिस मूवमेंट है वो स्टिमुलेट होते हैं और इवैक्यूएट करते हैं बाउल के फंक्शन को, जिससे क्या होता है? जो फीकल मैटर है वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इट आल्सो एक्ट एज ए हाइपोस्कोपिक सबस्टांस, इट ड्रॉ वाटर स्टेल। मतलब ये हाइड्रोस्कोपिक सबस्टांस है, जिससे क्या होता है? जो वाटर है वो आल्सो रिमूव होता है, ठीक है। द स्ट्रेचिंग ऑफ द इंटेस्टाइन ड्यू टू द इनफ्लो ऑफ द फ्लूइड कॉज द इंटेस्टाइन टू कॉन्ट्रैक्ट एंड लीड टू वैकेशन ऑफ द फ्लूइड। मतलब स्ट्रेचिंग होती है इंटेस्टाइन की, जैसे स्ट्रेच होगी जिससे क्या होगा कि इनफ्लो होगा फ्लूइड का, जो कॉज करेगा इंटेस्टाइन को कॉन्ट्रैक्ट करेगा इंटेस्टाइन, जिसकी वजह से क्या होगा? इवैक्यूएशन होगा फीकल मैटर का, ठीक है। नेक्स्ट आप सॉल्यूशन कौन कौन से यूज लेते हैं परगेटिव? तो इसमें क्या होता है? प्योर ग्लिसरीन, ग्लिसरीन यूज लेते हैं 15 से 30 ml तक, ठीक है। ग्लिसरीन एंड वाटर का अनुपात कितना होता है? 1:2। नेक्स्ट है ऑक्सीजेल 15 से 30 ml लेते हैं। ग्लिसरीन एंड कैस्टर ऑयल 1:1 में। मैग्नीशियम सल्फेट 60 से 100 ml लेते हैं विद सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर, डिजोल्व वाटर 1 से 2-3 एनिमा लेते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट 30 ml, ग्लिसरीन लेते हैं 60 ml एंड वाटर 90 ml। अमाउंट ऑन टेम्परेचर दिस इज ऑयल एनिमा के जितना ही होता है। फिर आता है एंटी स्पास्मोडिव एंड कार्मेटिव एनिमा।
दीज आर गिवन टू रिलीव गैसेज, जिससे मतलब गैस एक्यूमुलेशन हो रहा है, गैस रिटेंशन हो रखी है कोलन के अंदर, तो उसको रिलीव करने के लिए अपन एंटीस्पाज्मोटिक कार्बेटिव एनिमा देते हैं। ठीक है, जो क्या करती है, कोज करती है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, एक्सप्रेस करती है फिकल फ्लैट पीसेज, इट गिवन इन सिंपल इवाक्वेंट एनिमा, इसको सिंपल इवाक्वेंट एनिमा की तरह देते हैं। अब सॉल्यूशन कौन कौन से होते हैं एंटीस्पाज्मोटिक एनिमा के अंदर? टर्पेंटाइन यूज करते हैं 8 से 16 ml ऑफ टर्पेंटाइन मिक्स थ्रोली विद 6 × 100 1200 ml सोप सॉल्यूशन। टर्पेंटाइन 8 से 16 ml को 1200 से 1600 से 1200 ml के अंदर मिक्स करते हैं। नेक्स्ट है टीआर एप्सोफिला, ठीक है, इसमें कितना 8 से 18 ml फॉर टी एप्सोफिला मिक्स थ्रोली 600 to 12 ml ऑफ सोप सॉल्यूशन। नेक्स्ट आता है मिल्क एंड मोलेसेस 19 to 230 ऑफ मोलेसेस व्हेन मिक्स्ड विद इक्वल क्वांटिटी ऑफ वार्म, इसको मिल्क के साथ मिक्स किया जाता है। नेक्स्ट आता है एंटी हेलमेंटिक, दिस इज गिवन टू डिस्ट्रॉय द वार्म फॉर्म ऑफ इंटेस्टाइन, ये क्या इसलिए यूज किया जाता है, डिस्ट्रॉय एंड वार्म फ्रॉम द इंटेस्टाइन, से इन्फेक्शन और पैरासिटिक बैक्टीरिया उनको रिमूव करने के लिए अपन एंटी हेलमेंटिक एनिमा देते हैं। बिफोर द ट्रीटमेंट इज गिवन बाउल शुड बी क्लीन विद द सोप वाटर एनिमा सो दैट ड्रेन कम डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, मतलब कि आप एंटी हेलमेंटिक एनिमा दे रहे हैं उससे पहले क्या करना चाहिए, सोप एंड वाटर एनिमा देना चाहिए ताकि वो क्लीन हो जाए बाउल। नेक्स्ट द ट्रीटमेंट इज गिवन अंटिल द वर्म आर डिस्ट्रॉयड, एंटी हेलमेंटिक एनिमा कब तक देना, जब तक कि सारे जो डिस्ट्रॉय ना हो जाए, वर्म है, कोई इन्फेक्शन वगैरह है, जो बैक्टीरिया वायरस है वो डिस्ट्रॉय ना हो जाए तब तक देते हैं। फिर आता है एस्ट्रिजेंट एनिमा, इट इज द टिश्यू ब्लड वेसल्स चेक द ब्लीडिंग इन्फ्लामेशन लेसन द अमाउंट ऑफ म्यूकस डिस्चार्ज एंड गिव द टेम्परेरी रिलीफ इन द इन्फ्लामेटरी। एस्ट्रिजेंट एनिमा किस लिए जाते हैं, टिश्यू एंड ब्लड वेसलिंग चेक करते हैं, ब्लीडिंग को, इन्फ्लामेशन को, लेस करते हैं, अमाउंट ऑफ म्यूकस डिस्चार्ज, जो म्यूकस डिस्चार्ज हो रहा है उसको कम करने के लिए, टेम्परेरी रिलीफ के लिए इन्फ्लाम्ड एरिया के अंदर अपन क्या करते हैं, अगर रेक्टम में इन्फ्लामेशन है, ब्लीडिंग है, हेमरोइड है, तब अपन क्या देते हैं एस्ट्रिजेंट एनिमा। इट यूजुअली गिवन इन कोलाइटिस एंड डिसेंट्री, डिसेंट्री होती है, ब्लड आता है स्टूल के साथ, तब अपन यूज ये करते हैं। यूजुअली गिवन फ्रॉम ए रेक्टल और कोलोनिक इरेक्शन, मतलब कोलोन और रेक्टल इरेक्शन के टाइम देते हैं। द सॉल्यूशन इज अलाउड टू रन स्लोली एंड रिटर्न क्विकली टू अवॉइड डिस्टेंशन पेन इरेक्शन ऑफ द इन्फ्लाम्ड वाल, मतलब इसको स्लोली एडमिशन करते हैं और क्विकली रिटर्न वापस निकाल लेते हैं, कैसे, पेन इरिटेशन से रिमूव करने के लिए। नेक्स्ट है सॉल्यूशन टैनिक एसिड यूज किया जाता है 2 ग्राम to 600 ml ऑफ वाटर एंड एलम 30 ग्राम to 600 ml, मतलब टॉनिक एसिड यूज करता है 2 ग्राम से 600 ml ऑफ वाटर एंड एलम यूज करता है 300 ग्राम 600 ml वाटर के अंदर। सिल्वर नाइट्रेट 2% है, वो सिल्वर नाइट्रेट डिजोल्व करते हैं डिस्टिल वाटर के लिए। टेम्परेचर कितना होता है, इज फ्रीज कोल्ड एनिमा आइस एनिमा, दिस इज गिवन टू डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर, ये क्या होता है हाइपर पायरेक्सिया और हॉट स्ट्रेक, मतलब कि कोल्ड एनिमा है वो डिक्रीज करता है बॉडी टेम्परेचर को, हाइपर पायरेक्सिया हाई फीवर कंडीशन को, और हीट स्ट्रोक होता है उसको रिमूव करने के लिए कोल्ड एनिमा देते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं इट इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग इरिगेशन, इसको किस फॉर्म में दिया जाता है, फॉलोइंग इरिगेशन। कॉम्प्लिकेशन, इसका कॉम्प्लिकेशन क्या था, कोल्ड एनिमा हाइपोथर्मिया फीवर है, वो जो बॉडी टेम्परेचर है वो 95 फ़ारेनहाइट से डाउन चला जाता है और एब्डोमिनल क्रैम्प्स होते हैं, उसको बोलते हैं हाइपोथर्मिया कंडीशन। फिर आता है रिटेंशन एनिमा, रिटेंशन एनिमा क्या होता है, फर्स्ट आता है स्टिमुलेंट एनिमा। स्टिमुलेंट एनिमा इज गिवन इन द ट्रीटमेंट ऑफ शॉक एंड कोलेप्स, ये किसमें दिया जाता है, ट्रीटमेंट ऑफ कोई शॉक कंडीशन हो गई है, बॉडी फ्लूइड लॉस हो रहा है एंड सिकुड़ गई है ब्लड वेसल, तब दिया जाता है स्टिमुलेंट एनिमा। इट इज आल्सो सम टाइम गिवन इन केस ऑफ पॉइजनिंग, ये पॉइजनिंग के केस में भी दिया जाता है। कॉफी एनिमा इज गिवन इन केस ऑफ ओपियम पॉइजनिंग, कॉफी एनिमा कब दिया जाता है, कोई ओपियम पॉइजनिंग है तब भी प्रोवाइड किया जाता है। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं सेडेटिव एनिमा, इट इज ए रिटेंशन एनिमा कंटेनिंग ए सेडेटिव ड्रग गिवन, मतलब सेडेटिव एनिमा क्या होता है, एक रिटेंशन एनिमा होता है जो जिसमें क्या होता है सेडेटिव ड्रग गिवन दी जाती है। ड्रग्स यूज पैरा एल्डिहाइड, क्लोरडाइहाइड्रेक्सेट, पोटेशियम ब्रोमाइड दी जाती है। डोज एज ऑर्डर बाय द डॉक्टर, सेडेटिव एनिमा में जो डोज होता है वो डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है।
नेक्स्ट आता है इमोलेंट एनिमा, दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ ब्लेंड सॉल्यूशन इनटू द, मतलब ब्लेंड सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। पर्पज ऑफ चेकिंग डायरिया रिलीविंग इरिटेशन ऑन ए इम्प्लांट म्यूकस मेम्ब्रेन, मतलब इमोलेंट एनिमा पर्पज क्या होता है, डायरिया कंडीशन को चेक करना, इरिटेशन को रिलीव करना और इम्प्लांट म्यूकस मेम्ब्रेन को रिलीव करने के लिए अपन देते हैं इमोलेंट एनिमा। अब सॉल्यूशन कौन सा यूज किया जाता है, स्टार्च एंड ओपियम, ओपियम होता है वो 1 से 2 ml एडेड किया जाता है 120 से 180 ml स्टार्च में, म्यूकोनेज में और राइस वाटर के अंदर, ठीक है। ये होता है इमोलेंट एनिमा का सॉल्यूशन। नेक्स्ट है टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन 100 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट यूज किया जाता है इमोलेंट एनिमा। फिर आता है एनेस्थेटिक एनिमा, इट इज ए रिटेंशन एनिमा कंटेन एनेस्थेटिक ड्रग टू प्रोवाइड एनेस्थेसिया टू द क्लाइंट। इट एनेस्थेटिक एनिमा में क्या होता है कि एनिमा कंटेन होता है, सॉल्यूशन में क्या होता है, एनेस्थेटिक ड्रग होती है जो पेशेंट को सेडेशन प्रोवाइड करती है, सुन प्रोवाइड करती है, पेशेंट अब काम और रेस्ट में फील चला जाता है। ड्रग यूज एवर्टीन देते हैं जो 150 से 300 mg पर केजी ऑफ बॉडी वेट के अकॉर्डिंग देते हैं पेशेंट को एनेस्थेटिक एनिमा के अंदर। फिर आता है न्यूट्रिएंट एनिमा, न्यूट्रिएंट एनिमा में क्या होता है, इट इज ए रिटेंशन एनिमा टू सप्लाई फूड एंड फ्लूइड टू द बॉडी, मतलब न्यूट्रिएंट एनिमा में क्या होता है, सप्लाई करते हैं फूड एंड फ्लूइड, बॉडी को फ्लूइड एंड फूड सप्लाई करते हैं न्यूट्रिएंट एनिमा के अंदर। सिलेक्शन ऑफ फूड डिपेंड अपॉन द एबिलिटी, इसमें जो फूड का अपन सिलेक्शन करते हैं वो डिपेंड करता है पेशेंट की एबिलिटी पर, ऑफ द पेशेंट की एबिलिटी ऑफ द कोलोन, मतलब पेशेंट की कोलोन की जो एबिलिटी है अब्जॉर्ब करने की उस पर डिपेंड करता है। न्यूट्रिएंट एनिमा इज पर्टिकुलरली यूजफुल इन कंडीशन लाइक हेमोफीलिया विच मेक आईवी इन्फ्यूजन डिफिकल्ट टू अब्जॉर्ब, मतलब न्यूट्रिएंट एनिमा ऐसे पेशेंट को देते हैं जिनमें आईवी फ्लूइड है, आईवी लाइन इंसर्ट करना वो है जो डिफिकल्टी होती है, जैसे कोई हेमोफीलिया कंडीशन है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर, ब्लीडिंग जल्दी से कंट्रोल नहीं होती, रुकती, क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होता, इसलिए इसको क्या कर देते हैं, न्यूट्रिएंट एनिमा देते हैं हेमोफीलिया कंडीशन में। सॉल्यूशन यूज नॉर्मल सलाइन एंड ग्लूकोज लाइन 2 to 5% यूज की जाती है। पेप्टोलाइज्ड मिल्क है वो 120 ml होता है। अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन 1100 से 1700 ml इन 24 आवर 1 until 20 hourly, मतलब कि अगर 24 आवर में देखें तो 1100 से 1700 ml और 1 घंटे के अंदर 180 से 217 ml है वो होल्डली इंटरवल पे दिया जाता है न्यूट्रिएंट एनिमा के अंदर। टेम्परेचर होता है वो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और सेंटीग्रेड के अंदर 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट है मेथड यूजिंग इन गिविंग एनिमा, यूजिंग एनिमा कैन एंड ट्यूब, मतलब मेथड कैसे देते हैं, मेथड कौन कौन से तरीके जिससे एनिमा दे सकते हैं। मेथड यूजिंग या तो यूज करो एनिमा कैन एंड या ट्यूब के थ्रू या एनिमा कैन के थ्रू अपन देते हैं। व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड आर टू बी गिवन दिस मेथड शुड बी यूज सोप एंड वाटर एनिमा, मतलब जब अगर लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड दिए जाते हैं एनिमा के थ्रू तो क्या करते हैं अपन, सोप एंड वाटर एनिमा यूज करते हैं। फनल एंड कैथेटर मेथड व्हेन इन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ, अगर फनल मतलब जो अपन देखे हैं केप आती है जिससे अपन घरों के अंदर तेल निकालते हैं जिसको बोलते हैं अपन कूपी, उसको बोलते हैं फनल, या ठीक है कैथेटर यूज स्मॉल क्वांटिटी देते हैं अगर तो फनल लगाते हैं, कैथेटर लगाते हैं। टू बी गिवन दिस मेथड ऑयल एनिमा देते हैं इस मेथड से, मतलब फनल कूपी टाइप की होती है उसको बोलते हैं अपन फनल। नेक्स्ट है ग्लिसरीन सिरिंज और कॉटन मेथड यूज करते हैं। व्हेन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड आर टू बी गिवन इन दिस मेथड, मतलब ग्लिसरीन सिरिंज और कॉटन मेथड जब स्मॉल क्वांटिटी का दिया जाता है तब। ड्रिप मेथड है व्हेन द फ्लूइड, ड्रिप मेथड के थ्रू कौन सा दिया जाता है, न्यूट्रिएंट एनिमा। गिविंग एनिमा यूजिंग कैन एंड टेप, कौन कौन सा एनिमा वो ट्यूब और कैन के थ्रू दिया जाता है। प्रिलिमिनरी असेसमेंट करते हैं, चेक करते हैं डायग्नोसिस क्या है, पेशेंट को कौन सी कंडीशन है, चेक डेट एंड टाइप ऑफ सर्जरी, पेशेंट के टाइप सर्जरी है कौन से, पेशेंट की एबिलिटी और लिमिटेशन क्या है, तो उसको देख के अपन इन चीज़ों को देख के अपन क्या प्रोवाइड करते हैं, एनिमा प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है चेक द कॉन्शियसनेस एंड एबिलिटी ऑफ द फॉलो डायरेक्शन, मतलब चेक करनी चाहिए कॉन्शियसनेस और पेशेंट की एबिलिटी क्या होती है, पेशेंट की एबिलिटी कैसी है उसको अपन को देखना चाहिए। नेक्स्ट है चेक द एनिमा नेचर ऑफ एनिमा ऑर्डर एंड स्पेसिफिक प्रिकॉशन ऑफ इट फॉलोड, मतलब चेक करना चाहिए एनिमा किस टाइप का है और कोई प्रिकॉशन अपनाने पेशेंट कंडीशन उनको ध्यान में रख के आपको एनिमा एडमिशन करना चाहिए। नेक्स्ट है चेक द जनरल कंडीशन ऑफ द क्लाइंट एंड द एबिलिटी टू रिटेन द फ्लूइड, चेक द मेडिकल ऑर्डर, मतलब चेक द जनरल कंडीशन, पेशेंट की जो सामान्य वाइटल साइन और कंडीशन क्या उसको असेस करना चाहिए। एबिलिटी टू रिटेन फ्लूइड, चेक जो मेडिकल ऑर्डर दिया गया है फ्लूइड का उसको चेक करना चाहिए।
और कलेक्शन ऑफ स्टूल स्पेसिमेन इफ एनी लेबोरेटरी, अगर आपको स्टूल स्पेसिमेन लेना कोई लेबोरेटरी कंडीशन है तो वो उसको भी कलेक्ट करना चाहिए। चेक फॉर एनी लिसन ऑन द रेक्टल और पेरिनियम एरिया, चेक करना चाहिए कोई एरिया के अंदर घाव वुंड तो नहीं है पेरिनियम और रेक्टल एरिया के अंदर। एनी एक्स्ट्रा हेल्प नीडेड टू प्लेस द बेड पान, अगर कोई एक्स्ट्रा हेल्प की नीड है तो बेड पान को पोजीशन में रखना चाहिए। इन पोजीशन आर्टिकल अवेलेबल इन द क्लाइंट, आर्टिकल बेड साइड के अवेलेबल होने चाहिए। अब देखो प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट एंड एनवायरनमेंट, मतलब कैसे पेशेंट को प्रिपेयर करना है एनीमिया के लिए। एक्सप्लेन द सीक्वेंस ऑफ प्रोसीजर, प्रोसीजर को एक्सप्लेन करना पेशेंट को। अरेंज द आर्टिकल ऑन द बेड साइड, प्रोवाइड प्राइवेसी, मतलब आप पहले क्या करना है प्रोसीजर को एक्सप्लेन करो पेशेंट को कैसे प्रोसीजर होगा क्या होगा, और अरेंज करो आर्टिकल को बेड साइड टेबल के ऊपर। पेशेंट जो आर्टिकल है आपको यूज करने अपरेटस इंस्ट्रूमेंट उनको आप बेड साइड के ऊपर अरेंज करो। फिर है लोअर द पेशेंट बेड शीट, जो पेशेंट की बेड शीट है उसको लोअर करो। प्लेस द मेकिंग शॉट एंड टॉवल अंडर द पेशेंट, बाउल और जो टॉवल है और मैकिंटॉश है उसको पेशेंट के अंडर प्लेस करो। नेक्स्ट प्लेस द पेशेंट इन लेफ्ट लेटरल पोजीशन, बाद में क्या पेशेंट को लेफ्ट लेटरल पोजीशन देनी है। कीप द बेड पान अंडर द बेड ओवर ए स्टूल, मतलब जो बेड पान है उसको आपको बेड के पान है उसको रखना है अंडर द बेड, ओवर बेड के नीचे स्टूल के ओवर के अंदर, स्टूल जिसमें पास होगा, ठीक है। नेक्स्ट एडजस्ट द आईवी पोल टू द होल्ड द एनिमा कैन एट द रिक्वायर्ड हाइट, मतलब एडजस्ट करना चाहिए जो आईवी स्टैंड होता है उसको एक मैक्सिमम हाइट के ऊपर, ठीक है, जहां पे एनिमा को होल्ड कर सके, ठीक है। नेक्स्ट है इक्विपमेंट। अब इक्विपमेंट में क्या क्या है, एक क्लीन ट्रे कंटेनिंग, एक क्लीन ट्रे होने हिसाब से जिसमें एनिमा कैन, रबर, ट्यूबिंग, ग्लास कनेक्टिंग और स्क्रू क्लैंप होता है। मैकिंटॉश एंड टॉवल यूज लेते हैं, रेक्टल ट्यूब यूज लेते हैं, वेस्लिन यूज लेते हैं, सोप जेली इन ए बोतल, सोप जेली होती है, आईवी स्टैंड होता है, टॉयलेट ट्रे होती है, बेडबान होता है, क्लीन लीलन होती है इफ नीडेड, बाद थर्मामीटर होता है तो टेम्परेचर चेक करने के लिए कि टेम्परेचर कितना है सॉल्यूशन का, ठीक है। अब आता है प्रोसीजर कैसे करते हैं। फर्स्ट वॉश एंड ट्रूली, अच्छी तरह से हैंड वॉशिंग करनी चाहिए। फिर नेक्स्ट क्या है, अटैच ट्यूबिंग टू एनिमा कैन एंड क्लेम द ट्यूब, अटैच कर दो ट्यूब को एनिमा से और क्लेम कर दो ट्यूब को, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंट सॉल्यूशन एज रिक्वायर्ड टेम्परेचर, चेक द टेम्परेचर विद बाथ थर्मामीटर। फ्रीक्वेंट सॉल्यूशन एज रिक्वायर्ड, जितना आपको सॉल्यूशन लेना है उतना ले लो और आपको उसका क्या सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर है वो चेक करना चाहिए। फिर अटैच रेक्टेबल ट्यूब टू ट्यूबिंग, रेक्टल ट्यूब को ट्यूबिंग से अटैच कर दो एंड एक्सपायर एयर एंड क्लेम ट्यूब, जो एयर है ट्यूब के अंदर उसको रिमूव कर दो और ट्यूब को क्लेम कर देना चाहिए। फिर है एयर एंट्री इनटू रेक्टम में कोज डिस्कम्फर्ट, अगर आपको एयर एंट्री होगी रेक्टम के अंदर, एयर है वो ट्यूब के थ्रू रेक्टम में जा रही है तो वो क्या कॉज करेगा, डिस्कम्फर्ट कॉज करेगा। नेक्स्ट है एनिमा कैन विच सॉल्यूशन ऑन आईवी स्टैंड एट द साइड टू 18 इंच फ्रॉम बेड, मतलब एनिमा कैन है जो सॉल्यूशन वो आईवी स्टैंड पे लटकाया गया उसकी हाइट होनी चाहिए 18 इंच होनी चाहिए बेड से, ठीक है। लुब्रिकेट टिप ऑफ रेक्टल ट्यूब, अब रेक्टल ट्यूब की जो ट्यूब टिप है आगे का जो हिस्सा है उसको क्या करना, आपको जेली से लुब्रिकेट करना ताकि इरिटेट ना करे। यूज रेक द पीसेज टू सेपरेट, यूज रेक दिस पीसेज टू सेपरेट द पेशेंट एंड विजुलाइज एनएस के लिए। यूज रेक मतलब पीसेज सेपरेट करें पेशेंट के जो रेक्टम एरिया उसको पीसेज में सेपरेट करें और विजुलाइज एनएस को क्लियरली विजुलाइज करें। नेक्स्ट है इंसर्ट रेक्टल ट्यूब जेंटली ए डिस्टल ट्यूब 2 to 4, मतलब इंसर्ट करें रेक्टल डिस्टल पार्ट से जेंटली आराम से 2 to 4 इंच तक इंसर्ट करना चाहिए। नेक्स्ट है पेशेंट टू टेक डीप ब्रीथ, पेशेंट को बोलें जब एडमिशन कर रहे हैं फ्लूइड को कि आप लंबी लंबी सांसें लेते रहो। नेक्स्ट है क्लैम्प्ड और एयर द और पिंच द ट्यूब इफ द फ्लूइड इज अबाउट टू गेट ओवर, मतलब जब फ्लूइड है वो खत्म होने वाला है तब आपको क्या करना है, क्लैम्प और पिंच द रेक्टल ट्यूब को पिंच दबा लेना चाहिए या क्लैम्प कर देना चाहिए। नेक्स्ट है यूज रेक पीसेज टू रिमूव द, वापस आपको क्या है जो एनएस एरिया है एनल पार्ट है उसको पीस के अंदर डिवाइड करना है और ट्यूब को रिमूव कर लेना है। फिर आता है आफ्टर केयर, प्रोसेस के बाद में क्या केयर की जाती है। आफ्टर केयर इंस्टेंट किया जाता है, पेशेंट को होल्ड करना चाहिए सॉल्यूशन को 10 से 15 मिनट के लिए आप क्या करना, होल्ड करो सॉल्यूशन को। पोजीशन द पेशेंट इफ सुपाइन एंड असेस द टॉयलेट और प्रोवाइड बेड बाथ। अब देखो पोजीशन में वापस पेशेंट को कौन सी पोजीशन देनी है, प्रोसीजर के बाद पहले लेफ्ट लेटरल थी फिर देना है सुपाइन पोजीशन।
अब सुपाइन पोजीशन देने के बाद आपको क्या करना है, असेस करना है कि टॉयलेट कैसे स्कैन करना है, टॉयलेट तो नहीं आ रही पेशेंट को, और प्रोवाइड करना है बेड बाथ। ठीक है, फिर क्या असेस करना है आपको, असेस पेशेंट टू वास्ट पेरिनेल एरिया इफ नॉट एबल टू डू सो। असेस करना है पेशेंट का वास्ट एरिया, पेशेंट को वास्ट एरिया को क्या करना है, पेरिनेल एरिया उसको, रेक्टम एरिया उसको क्लीन करना है अगर पेशेंट खुद एबल नहीं है तो। नेक्स्ट है रिमूव द आर्टिकल यूटिलिटी एंड क्लीन एंड रिप्लेस। जो रिमूव करना जो आपने आर्टिकल यूज लिए एनिमा के टाइम में प्रोसीजर में, उनको रिमूव सही करने यूटिलिटी के अंदर ले जाओ और क्लीन करके वापस रिप्लेस कर दो। कीप द पेशेंट को सुखाए और ड्राई और कंफर्टेबल पोजीशन में प्लेस करें, वापस हैंड वॉशिंग करो। रिकॉर्ड द प्रोसीजर इन द नर्सेज रिकॉर्ड, और आपको क्या करना है, वापस रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। ठीक है, ये था आपका एनिमा, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन। ठीक है।